Hello and Assalamu alaikum. Myself is Rahila Maqsood, an ACC mentor. आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे विच इज अबाउट बैंकिंग। बैंक्स क्या होते हैं? बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक फंड्स को लेते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से और उन्हें आगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं और उनसे रिटर्न लेते हैं और उस रिटर्न का कुछ पोर्शन जो होता है जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनको प्रोवाइड करते हैं। बैंक सिर्फ ये काम नहीं करते, बैंक जो है लोन्स भी आगे लेंड करते हैं। अगर किसी पर्सन को या किसी बिजनेस को लोन्स की रिक्वायरमेंट है, आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आपको कार बाय करने के लिए लोन चाहिए, आपको किसी भी पर्पस के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फॉर सेक ऑफ एग्जांपल लोन चाहिए तो वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। वो आपको इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको अपनी कार के अगेंस्ट इंश्योरेंस चाहिए, अगर आपको अपने होम के अगेंस्ट इंश्योरेंस चाहिए तो वो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सो जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं यूजली। ठीक। पुराने जमाने में बैंक्स का जो काम है वो गोल्डस्मिथ करते होते थे। पैसों को मैनेज करना इकोनॉमी में, जो रिच लोग जितने भी होते थे वो सब अपने जो फंड्स थे वो गोल्डस्मिथ के पास रखवाते होते थे और गोल्डस्मिथ आगे देखते थे किसको लैंड करना है, किस टाइम पे हमने ये पैसे जो है इंडिविजुअल्स को वापस करने हैं, इसके ऊपर हमने उनको इंटरेस्ट या रिटर्न क्या देना है। ये सारी चीजें जो होती थी वो गोल्डस्मिथ देख रहे होते थे, बट विद वेरी लिटल सर्विसेज। अब जो है सर्विसेज बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। अब आप ना सिर्फ ऑन साइट पे जाके सर्विसेज ले सकते हैं बल्कि आप टेलीफोनिक बैंकिंग भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप बैंक की ऐप इंस्टॉल करके उससे भी जो सर्विसेज आपको लेनी है वो भी आप ले सकते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो अब जो सर्विसेज है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो ये तो हमने देखा बैंक्स क्या होते हैं। अब हम देखने लगे हैं कस्टमर्स और बैंक का आपस में क्या रिलेशन होता है। अच्छा जी, ये फर्स्ट आर्टिकल है हमारा बुक का, कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप। कस्टमर कस्टमर कौन होगा? बिजनेस को हम जो है कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और सेक ऑफ एग्जांपल हमने एग्जांपल ली है कि बिजनेस ने, एक बिजनेस है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, कुछ अपनी सेविंग जो है वो बैंक में सबमिट करवाई है, ठीक है, ताकि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर सके अपने बिजनेस से रिलेटेड। अब इस रिलेशनशिप में बैंक क्या होगा और बिजनेस क्या होगा, ठीक है। तो बिजनेस जब बैंक में पैसे जमा करवाएगा, ठीक है, तो उसके लिए बैंक क्या होगा ये हम देखते हैं। बैंक क्या होगा? बैंक बिजनेस के लिए रिसीवेबल होगा। कैसे? बिजनेस ने बैंक को पैसे दिए हैं, ठीक है, बिजनेस ने बैंक से वो पैसे रिसीव करने हैं इन फ्यूचर। मैंने जो आपको 2000 दिए हैं वो आपने इन फ्यूचर मुझे वापस करने हैं। ये मेरे पैसे हैं, बिजनेस के हैं, बैंक के पैसे नहीं है, ये बिजनेस के पैसे हैं। ये मैंने आपको सिक्योर करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में बिजनेस के लिए बैंक जो है वो रिसीवेबल है और इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक को एक एसेट ट्रीट करेगा। हमने पढ़ा था ना, हमने कहा था कि जो बैंक अकाउंट है वो क्या होता है? एसेट होता है। हम बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अभी अकाउंटिंग देख रहे थे और उसके लिए हमने कहा था जो बैंक अकाउंट है वो हमारा एसेट होता है। जब भी बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। जब बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि बैंक बिजनेस के लिए एक एसेट है, बैंक बिजनेस के लिए एक रिसीवेबल है। रिसीवेबल जितने भी होते हैं एसेट्स होते हैं। बट अगर हम मिरर इमेज इसको देखें बैंक के पर्सपेक्टिव से, तो बिजनेस क्या होगा उनके लिए? बैंक ने बिजनेस से पैसे लिए हैं जो उसने वापस करने हैं। जब उसने पैसे वापस करने हैं तो बिजनेस बैंक के लिए एक लायबिलिटी हो गई है, ठीक है। बिजनेस जो है बैंक के लिए पेबल हो गया है। बैंक हैज टू पे बैक मनी टू द बिजनेस, ठीक है। तो पेबल्स आपके क्रिएट हो गए हैं और एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है बैंक के लिए। तो बैंक बिजनेस को क्या ट्रीट कर रहा होगा?
एज अ लायबिलिटी ट्रीट कर रहा होगा। बैंक अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में जब भी बिजनेस पैसे डिपॉजिट करवाएगा या कोई भी इंडिविजुअल पैसे डिपॉजिट कराएगा, बैंक कहेगा कि ये मेरे पास जो है आई हैव टू क्रेडिट दिस अमाउंट बिकॉज दिस इज अ लायबिलिटी, बिकॉज मेरे पेबल्स इंक्रीज हो गए हैं, मुझे इन्हें फ्यूचर में जाके पे करना है। ठीक है, बिजनेस कहेगा इन्होंने मुझे फ्यूचर में जाके, मैंने इनसे रिसीव करना है, और बैंक कहेगा कि मैंने जो है इनको फ्यूचर में जाके पे करना है। तो जब जब आप पैसे जमा करवाएंगे बैंक में, बैंक आपको जो है क्रेडिट करेगा, और जब आप विड्रॉल करेंगे बैंक कहेगा मेरी लाइबिलिटी उतनी अमाउंट से कम हो गई है, सो मैं इसको अब डेबिट करूंगा। ठीक है, ये तो था जब आप बिजनेस में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, सॉरी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे। अगर या, अगर ओवरड्राफ्ट का केस आ जाए तो क्या होगा? पहले हम देखते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट जो होता है बैंक का बिजनेस की तरफ लोन होता है। ठीक है, लोन टू बिजनेस होता है। ओवरड्राफ्ट क्या है? लोन टू बिजनेस। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, शॉर्ट टर्म लोन कह ले। यहाँ पे एरो इस तरफ आ रहा है तो पैसे बैंक से बिजनेस की तरफ अब जा रहे हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपका बैंक में अकाउंट है और आपके पास बैंक में 20,000 पड़े हुए हैं, डॉलर्स पड़े हुए हैं। बैंक ने कहा है मैं आपको जो है $100 की जो है ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रहा हूँ। कल को अगर आप एक चेक ड्रॉ करते हैं और वो 2500 का होता है, तो मैं उस चेक को ऑनर कर दूंगा, मैं उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 2000 के ऊपर 100 तक जो है, जब भी आपके पास पैसे लाइक 2800, 2300 या 3000 तक, सॉरी इट्स 1000 कर लीजिए, माय बैड इसे हम 100 करते हैं, इसे हम 250 करते हैं, या 2050। तो 100 की हमारे पास ओवरड्राफ्ट की लिमिट है। अगर आपके अकाउंट में है 2000 और 100 की आपके पास जो है ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, अगर आपके अकाउंट पे 2050 का चेक आता है, 2080 का चेक आता है, या कह लें कि 2100 का चेक आता है, मैं उस चेक को ऑनर कर दूंगा। 2000 के ऊपर 100 तक की लिमिट है, अगर इस लिमिट तक पेमेंट आएगी, चेक आएगा, तो मैं उस चेक पे अगेंस्ट पेमेंट कर दूंगा। ये 100 जो है ना, ये मेरी तरफ से लोन है आपके लिए। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट है। और ये लोन जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये आपने नेक्स्ट टाइम जो होता है विद इन फ्यू मंथ्स जो होता है, ये क्लियर करना होता है। वो जितनी भी अगर आपने पेमेंट्स ले ली है बैंक से, तो वो आपने वापस रिटर्न बैक करना होता है। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में से अगर बैंक ने पास चेक आया है 2050 का, 2080 का भी नहीं, 2100 का भी नहीं, 2050 का चेक आया है, तो 50 का क्या था, ये ओवरड्राफ्ट है। 2000 तो आपके अपने पैसे थे, जो इसके ऊपर $50 है, ये ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लोन टू बिजनेस या लोन टू क्लाइंट, लोन टू कस्टमर, कुछ भी कह सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो आपका इंडिविजुअल पर्सन आ जाएगा, अगर बिजनेस है तो बिजनेस आ जाएगा। तो ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका बैंक का बिजनेस की तरफ एक लोन है। अब इस सिचुएशन में कौन रिसीवेबल होगा कौन पेबल होगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले बिजनेस बैंक को लोन दे रहा था एक तरह से, बिजनेस जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहा था, दैट यू हैव टू पे बैक मी दिस अमाउंट। बट अब बैंक जो है वो अमाउंट आपको दे रहा है 50 की। अब बिजनेस हैज टू पे बैक दिस अमाउंट टू द बैंक। तो इस सिचुएशन में रिसीवेबल कौन होगा? बिजनेस होगा। बिजनेस रिसीवेबल होगा किसका? बैंक का रिसीवेबल होगा। ठीक है, बैंक ने बिजनेस से पैसे लेने हैं, तो बिजनेस जो होगा वो रिसीवेबल होगा। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बैंक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और बैंक जो है वो बिजनेस को एज एन एसेट ट्रीट कर रहा होगा विद द ओवरड्राफ्ट लिमिट। जब भी आप ओवरड्राफ्ट आएगा, तो बैंक जो होगा आपको क्या करेगा? डेबिट करेगा कि इस पर्सन ने अब मेरे से लोन लिया है और ये मुझे पैसे रिटर्न करेगा, ये मेरा रिसीवेबल है।
और अब ये मेरा एसेट है। जब आप पैसे वापस कर देंगे तो वो क्या करेगा, आपको क्रेडिट कर देगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब आप जो है बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, आपने $50 जो है उसके अगेंस्ट एक चेक विदड्रॉ करके वो पैसे ले लिए हैं बैंक से, और ये आपके पैसे नहीं थे, ये बैंक के पैसे थे, तो क्या क्या होगा, बैंक आपके लिए पेबल्स हो जाएंगे, एज अ लायबिलिटी आप उसको ट्रीट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब भी आप ओवरड्राफ्ट लेंगे, आप बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जब आप ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे, आप उसको डेबिट करेंगे, बिकॉज नाउ बैंक इज योर लायबिलिटी, ठीक है। हमने बैंक्स के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग नहीं देखनी, हमने सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग देखनी है, तो हम ये वाली साइड देखेंगे, ठीक है। तो ये है। हम लेकिन इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे जब हम बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे, जो अभी बहुत आगे है। तब हम देखेंगे कि किस तरह से रिकंसाइल करते हैं, बैंक्स के क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस किस पर्सपेक्टिव से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और आपस में अगर दोनों के क्लैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम ये देखते हैं कि हमारे ओवरड्राफ्ट के केस में बिजनेस जो है बैंक को लायबिलिटी ट्रीट करेगा और उसको क्रेडिट करेगा, अदरवाइज बैंक हमारा एसेट है, हमारे पैसे हैं बैंक के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, पर हमने इसे अच्छे से डिटेल में देख लिया। ओके, ये अभी हम देख कर आए हैं, जब बिजनेसेस बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं अपने, ठीक है, जब बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, हर पर्सन को, हर बिजनेस को जरूरत होती है कि वो बैंक अकाउंट ओपन करे, आप घर पे पैसे नहीं रख सकते, थेफ्ट का चांस होता है, सो दैट्स व्हाई आप जो है बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, ताकि आप आसानी से ट्रांजेक्शन्स कर सके। तो मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। उसके बाद बैंक क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कोई स्टॉक भी हो सकते हैं, वो कोई शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसपे बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, वो कोई हाउसिंग स्कीम हो सकती है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बैंक्स आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। जब बैंक्स आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं तो इन प्रोजेक्ट से क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है बैंक को। इन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है बैंक जो है उन लोगों को देता है जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं, जिन्होंने डिपॉजिट करवाए हुए बैंक में, थोड़ा सा पोर्शन जो है उनको देता है, बाकी प्रॉफिट वो खुद रख लेता है, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंकिंग काम करती है। छोटे छोटे इंडिविजुअल्स जो है बैंक में अपना जो है फंड्स को पूल करते हैं, उस पूल में से आगे जो है बैंक्स जो है, काफी सारे पैसे आ जाते हैं बैंक के पास उस पूल में, तो बैंक जो है फिर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है और उनसे प्रॉफिट लेके कुछ पोर्शन जो है पे बैक कर देता है। अब देखते हैं बैंक अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं। जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो यूजली वो तीन तरह से होते हैं, करंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, और भी होते हैं, फॉरेन करेंसी भी होता है, और भी इस तरह की काफी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, बट बेसिकली होते हैं तीन तरह से, करंट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट्स। करंट होता है जिसपे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, या नॉमिनल सा, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम सा इंटरेस्ट आपको मिलता है। आजकल नॉमिनल इंटरेस्ट जो है वो चल रहा है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट जो है ना होने के बराबर होता है। करंट अकाउंट में आपको बैंक में डिपॉजिट्स और विथड्रॉल कराने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती। आप हर रोज डिपॉजिट करा सकते हैं, हर रोज विड्रॉल करा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। इसलिए आपको रिटर्न भी थोड़ा सा मिलता है क्योंकि आप फ्री है। सेविंग अकाउंट जब आते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, या थोड़ा इंटरेस्ट आपको मिलता है कंपैरेटिव टू करंट अकाउंट। सेविंग्स में आपकी विड्रॉल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, डिपॉजिट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन विड्रॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप से फॉर सेक ऑफ एग्जांपल
आप वीक में 2 बार जो है विड्रॉ करवा सकते हैं, इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये सेविंग का अकाउंट होता है जिसमें आपकी विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शन होती है, पर इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होता है कंपैरेटिव टू करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, आप इसको एफडी भी कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना जो कहने के फंड्स होते हैं वो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, लॉक करवा देते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम तक आप वो पैसे नहीं निकलवा सकते। लाइक आप 2 साल के लिए जो है बैंक में अपनी आपने 5 लाख रुपए जो है वो फिक्स्ड करवा लिए हैं, वो लॉक करवा लिए हैं। इन 5 सालों में आप उस पैसे को नहीं निकलवा सकते। 5 साल सॉरी इन 2 सालों में इन 5 लाख को आप नहीं निकलवा सकते। 2 साल के बाद इन 5 लाख के ऊपर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव होता है कंपैरेटिव टू सेविंग अकाउंट। ठीक है, उस इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल अमाउंट ऐड होके वो आप जो है पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें आपके पैसे लॉक हो जाते हैं एफडी में, और आप कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकते। करंट अकाउंट यूजली बिजनेसमैन लोग ओपन करवाते हैं, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आप लोग भी करवाते हैं। मेरा खुद का करंट अकाउंट है। बिजनेसमैन लोग जो है करंट अकाउंट करवाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स करवाने होते हैं। सेविंग अकाउंट जो होती है ये कौन लोग करवाते हैं, ये जॉबियंस करवा रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास लिमिटेड इनकम होती है तो वो चाहते हैं कि कुछ सेविंग हो जाए। तो वो आपके अकाउंट में 2 बार उनको विड्रॉल ये उनको सूट करता है, और कुछ ना कुछ वो उस पर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा विड्रॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक बिजनेस में या बिजनेस का अकाउंट जो होता है वो करंट अकाउंट यूजली होगा, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स डेली की बेसिस पे हो रही होती है। एफडी में कोई भी जो भी आपकी सेविंग्स होती है ना, जो सेविंग होल्डर्स होते हैं वो ये करवाते हैं यूजली कि ये पैसा हमारा फ्री पड़ा हुआ है, इसको हम एफडी में जो है लॉक करवा देते हैं, और आफ्टर 2 इयर्स या 5 इयर्स जो है हम इस अमाउंट को विदड्रॉ करवा लेंगे। ठीक है, फॉरेन करेंसी जब आप अपना पैसा जो है किसी पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी के अकाउंट में रखवा लेते हैं, लाइक आपको से आप एसीसीए कर रहे हैं और आपको एसीसीए की पेमेंट्स करनी होती है इन पाउंड्स में, तो आप यूके करेंसी में अपना पाउंड में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट। किसे कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है is a list of transactions for a particular period of time। एक खास पर्टिकुलर पीरियड में जो जितनी भी आपकी ट्रांसैक्शन है, जो भी विड्रॉल्स हुए हैं, जो भी डिपॉजिट्स हुए हैं, आपको वो सारी ट्रांसैक्शन जो है वो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही होती है। लाइक आप सेमी एनुअली भी आती है, लाइक क्वार्टरली भी आती है, लाइक ईयरली भी आपको इस पास यूजली ईयरली भी होती है। या बैंक के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर हर साल की चाहिए तो हर साल में जितने भी बार आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, डिपॉजिट्स करवाए हैं, विड्रॉल करवाए हैं, अगर आपने कोई बिल पे किए हैं, हर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, एटीएम के चार्जेस कितने हुए हैं आपके, डेबिट कार्ड के जो है चार्जेस क्या हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री आपने ट्रांजेक्शन कर दी उसके चार्जेस क्या हुए हैं, जिसमें चार्जेस जो भी डिडक्शंस आपके अकाउंट से हुई है, अगर कोई इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड हुआ है, तो वो सारी चीजें, कोई कमीशन आपने रिसीव किया, वो सब चीजें, तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आपके अकाउंट में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वो पर्टिकुलर पीरियड का या एक स्टेटमेंट जो होती है वो बन के आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है। पहले हम देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। दो तरह के यूजली बैंक होते हैं, एक है हमारे पास सेंट्रल बैंक एंड सेकंड वन इज कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक होता है, दिस इज द इसको क्या लेंगे, मदर बैंक भी कहा जा सकता है सेंट्रल बैंक को। और क्योंकि सेंट्रल बैंक के अंडर सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो रजिस्टर्ड है, वो सेंट्रल बैंक के अंदर काम कर रहे होते हैं, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कर रहा होता है कि ये सारे के सारे ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं।
सारे के सारे बैंक, जब भी कोई बैंक बनता है वो सेंट्रल बैंक के अंडर जाके रजिस्टर्ड होता है और उसकी पॉलिसीज को फॉलो करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो यूके का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, बार्कले बैंक जो है वो यूके का कमर्शियल बैंक है। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है। ठीक है, हबीब बैंक जो है, एचबीपी, अलाइड बैंक, ये सब जो है कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। अदर देन सेंट्रल बैंक जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक, इंडिया का रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इस तरह से हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और उसके अलावा बाकी सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक के अंडर जो है सारे के सारे कमर्शियल बैंक काम कर रहे होते हैं। ठीक, अब क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है, से ये हमारे पास ना बैंक्स है, ये बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। अब डेली के डेली बैंक के क्लाइंट्स जो हैं, आपके पास ए के पास कुछ चेक्स आ रहे होंगे जो बी के होंगे, बी के पास कुछ चेक आ रहे होंगे जो सी के होंगे, सी के पास कुछ चेक होंगे जो हो सकता है बी या ए के होंगे। सो आपस में हर बैंक के पास डिफरेंट बैंक्स के रिलेटेड जो होंगे ना वो चेक्स होंगे। अब क्या करेगा बैंक उन चेक्स को आपस में, एक एक चेक को इकट्ठा करके दूसरे बैंक के पास तो जा नहीं सकता वो, कि आपके बैंक से हमारे आपके क्लाइंट्स ने हमें इतने के चेक दिए हैं, हमें वो पैसे हमारे बैंक में दे, ऐसे तो नहीं होगा। तो क्या होता है वो देखता है, मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल क्रिएट की है। से ए ने बी को टोटल 500 देने हैं। ठीक है, डेली के 500 एक दिन के, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल उन्हें देने हैं। बी ने ए को, बी के पास जो ए से रिलेटेड चेक्स आए हैं वो 200 के हैं। बी ने सी को 300 देने हैं, सी ने ए को, बी को 100 देने हैं। ठीक है, अब ये नेट करते हैं, हम इनका नेटिंग करते हैं। ए ने बी को कितने देने हैं, टोटल 500 इसने देने हैं ए ने बी को, जिसमें से बी ने ए को 200 देने हैं। तो टोटल ए ने बी को कितने देने हैं, 300 देने हैं। ठीक है, बी और ए, बी ने ए को कुछ भी नहीं देना क्योंकि वो जो 200 था वो उस 500 में माइनस हो गया। ठीक है, बी ने ए को कुछ नहीं देना, ए ने बी को 300 देने हैं। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं, बी ने सी को, बी ने सी को देने हैं 300। ठीक है, जिसमें से सी ने बी को 100 देने हैं। तो नेट कितना हो गया, 200। 200 बी ने सी को देने हैं, सी ने बी को कुछ नहीं देना, वो उस नेटिंग में ही कैंसल आउट हो गया। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो होता है उसके पास सारे बैंक्स के रिजर्व्स होते हैं। ए बी सी डी जितने भी बैंक्स हैं उन सब के रिजर्व्स जो है कुछ ना कुछ एक मिनिमम अमाउंट होती है, उस सेंट्रल बैंक को एज अ सिक्योरिटी जमा करवाते हैं कि हम आपके अंडर काम कर रहे हैं इसलिए ये पैसे आप रखें। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो होता है उस रिजर्व्स को हमेशा होल्ड करके रखता है जब तक वो बैंक जो होता है गोइंग कंसर्न में होता है। जैसे ही वो बैंक बंद होगा वो रिजर्व भी वापस चला जाएगा, उस बैंक को दे देंगे। पर जैसे ही बैंक स्टार्ट होता है वो रिजर्व जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक को सबमिट करवा देते हैं। ठीक, अब हम वही सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं और हम कहते हैं कि हर जो सेंट्रल बैंक ने है ना 200 की लिमिट रखी हुई है रिजर्व्स की, हर बैंक ने सेंट्रल बैंक को 200 देने हैं। ठीक है, अब बी ने भी, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी, सबको बैंक्स ने 200 देने हैं। तो जब क्लियरिंग होगी, क्लियरिंग में क्या होगा, वो देखेंगे ए ने बी को कितने देने थे, 300 देने थे। सेंट्रल बैंक कहेगा कि मेरे पास जो है 200 पड़े हुए तुम्हारे, सो 200 जो है मैं रख रहा हूँ, बाकी 100 एक्स्ट्रा दो मुझे। ठीक है, वो मैं बी को फॉरवर्ड कर दूंगा, तुमने मुझे देने हैं। तो ए सीधा सेंट्रल बैंक्स को दे देगा 200, सॉरी 100 देगा। 200 ऑलरेडी उसके रिजर्व्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, बाद में वो 200 भी देगा जो रिजर्व्स जो है उसने यूज किए हैं। टोटल कह लिया आप 300 ही दे देगा क्योंकि वो अभी 200 तो इसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, 100 एक्स्ट्रा चाहिए था, तो वो 100 प्लस 300 जो हो गया, सेंट्रल बैंक जो है वो बी के रिजर्व्स में ऐड कर लेगा, बी उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और बी ने सी को कितने देने हैं, 200। सो वो जो 200 है वो रिजर्व्स में पड़े हुए हैं, वो चाहे अभी बैंक यू सेंट्रल बैंक दे देगा या बाद में 200 दे देगा, या अभी के अभी जो है बी सेंट्रल बैंक्स को 200 दे देगा। हम ऐसे सिंपल कर लेते हैं कि अभी जो है
300 और 200 ये सेंट्रल बैंक को फॉरवर्ड कर देंगे कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक जो होगा वो हर बैंक के पर्टिकुलर अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी और सबके अकाउंट सेट होंगे, सेटल हो जाएंगे। किसी भी बैंक को दूसरे बैंक से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक जो है वो आगे सेटल करता है अमाउंट, और हर बैंक को उससे रिलेटेड जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं। ये सारा काम कैसे होता है? ये सारा काम होता है, क्लियरिंग हाउस होता है जिसमें एक पर्सन होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल बैंक की तरफ से। ठीक है, बाकी कमर्शियल बैंक्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और वो जो है आपस में आके नेटिंग करते हैं कि आपस में किस बैंक ने किसको कितने देने हैं। नेटिंग के बाद जो अमाउंट पे करनी होती है, वो बैंक जो होता है वो जो सेंट्रल बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बताते हैं। फिर वो बताता है कि अच्छा टोटल आपने इतनी अमाउंट मुझे देनी है, मैं जो हूँ आपस में जिस जिस बंदे को चाहिए उसको फॉरवर्ड करता जाऊंगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्लियरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। क्लियरिंग क्या होती है? क्लियरिंग के अंदर सारे के सारे बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आपस में जो उनकी अमाउंट्स ड्यू होती है वो सारी की सारी क्लियर करवाई जाती है। ठीक है, और उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में वो डाल दी जाती है जिन इंडिविजुअल्स की वो होती है। ये जो प्रोसेस होता है इट टेक्स अबाउट 3 डेज। अगर आपने से आपका जो है ए में अकाउंट था, ठीक है, और आपने जो है आपको बी से पैसे आने हैं, आपके पास एक चेक है जो बी अकाउंट का है, आपने जाके ए में डिपॉजिट करवाया है वो चेक, तो वो चेक आपके अकाउंट में आने में कितने दिन लेगा? 3 दिन लेगा। क्लियरिंग जब भी इंटरबैंक ट्रांसैक्शन होगी तो उसको क्लियर होने में यूजली 3 डेज लग जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम। क्लियरिंग क्या होती है? क्लियरिंग में सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव बैंक होता है, और वो इंश्योर करता है कि सबकी नेटिंग अच्छे से हो। सब बैंक्स जो होते हैं सेंट्रल बैंक्स को पैसे फॉरवर्ड करते हैं, और सेंट्रल बैंक जो होता है आपस फिर जो होता है सब बैंक्स के अकाउंट्स को देख लेता है किसको कितने देने हैं। क्लियरिंग क्या होता है? सेटलिंग ट्रांसैक्शन बिटवीन बैंक्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस चेक से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस चेक क्या होता है। ठीक है, टिल देन आप जो है इसको रिवाइज करें, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।